नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं नीरज अग्निहोत्री एक बार फिर आपके सामने लेकर केमिस्ट्री का एक और इंटरेस्टिंग वीडियो, एक और इंटरेस्टिंग क्लास हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मैंने स्टार्टिंग से ही यहाँ पर जो हमारे टॉपिक्स आज हमें पढ़ने हैं उनको लिख कर रखा हुआ है ना। तो देखें आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अपसामान्य आणविक द्रव्यमान, विलेय के अणुओं का संगुणन, विलेय के अणुओं का वियोजन, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि वॉन हाफ एक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने एक घटक दिया था। अब किसके लिए दिया था वो तो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, और ये जो है हमारे इस चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है। तो ये चैप्टर आज फिनिश हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करें हम। जय हिंद, वंदे मातरम। तो यहाँ पे देखें आप, फर्स्ट हमारी हेडिंग जो लिखी हुई है अप सामान्य आणविक द्रव्यमान। अब भाई यहाँ पे शब्दों पर यदि हम जाते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है अप सामान्य, दो वर्ड्स हैं, है ना। यदि हम अप छोड़ दें, सामान्य केवल बात करते हैं, तो सामान्य आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान क्या होता है आपको अच्छे से पता है। आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने की जो विधियाँ हैं वो भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो सामान्य आणविक द्रव्यमान मतलब कि एक विलेय का या विलायक का या विलयन का जो भी उसमें घटक मौजूद हैं उनका जो आणविक द्रव्यमान है वास्तविक, उसे ही हम बोलेंगे सामान्य आणविक द्रव्यमान। लेकिन यहाँ पर सामान्य नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर बोला है उन्होंने अपसामान्य आणविक द्रव्यमान, है ना। तो अपसामान्य आणविक द्रव्यमान से क्या मतलब होगा कि भाई मतलब यदि विलेय है या विलायक है या विलयन का यदि हम आणविक द्रव्यमान की बात करते हैं तो वो सामान्य ना रहे। अब सामान्य ना रहे तो उसमें कोई परिवर्तन हो। अब ये परिवर्तन कैसे हो, है ना। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। अब इससे पहले, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं, पहले तो हम अपना फर्स्ट टॉपिक देखेंगे, यानी कि अपसामान्य आणविक द्रव्यमान। अब आप लोगों ने दो चीज़ों के बारे में सुना होगा, एक विद्युत अपघट्य और एक होते हैं विद्युत अनअपघट्य। ठीक है ना। ये दो चीज़ें हैं, ये दो शब्द हैं जिनके बारे में मुझे बात करना है आपसे। तो विद्युत अपघट्य मतलब जो जिस पर हम यदि विद्युत प्रवाहित करते हैं तो उसका अपघटन हो जाए, वो विद्युत अपघट्य होगा, है ना। मतलब विलयन में यदि हमने कुछ घोला हुआ है, कोई यौगिक, और यदि हमने उसमें धारा प्रवाहित की तो वो जो यौगिक है वो अपने घटकों में विभक्त हो जाए, ये विद्युत अपघट्य है। लेकिन जो अपघटित ना हो, है ना, जो विलयन में अपघटित ना हो अपने घटकों में, उसे हम बोलेंगे विद्युत अनअपघट्य। अब ये बताने का क्या मतलब है मेरे, तो चलिए आगे देख लेते हैं हम। क्योंकि हमें मालूम है कि विद्युत अपघट्य जो होते हैं, है ना, यदि मैं विद्युत अपघट्य की बात करूं, यहाँ पर मैं यदि HCl ले लूं तो ये HCl एक यौगिक फॉर्म में लिखा हुआ है। लेकिन अगर ये विद्युत अपघट्य हो जाए इसका, तो ये H+ और Cl- आयनों में विभक्त हो जाएगा। मतलब यहाँ पर ये जो एक संख्या दिख रही है हमें, ये दो में कन्वर्ट हो जाएगी, एक और एक ये दो। तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर जो भी विलयन है उसमें HCl का केवल एक हिस्सा जो है, HCl जो है केवल सिंगल, यदि नंबर्स की बात करते हैं तो एक नंबर जो है HCl का वो वहाँ उसमें उस विलयन में जो है वो घूम रहा है। लेकिन यदि हम उसका विद्युत अपघटन कर देते हैं तो वो जो HCl है वो सिंगल पार्ट जो है वो H और Cl के एक एक भाग में विभाजित होता है। मतलब ये जो एक है ये दो में बट गया अब विद्युत अपघटन के बाद। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो उस विलयन का जो सामान्य सा आणविक द्रव्यमान चल रहा था इस HCl के होने से उसमें कुछ परिवर्तन होगा, है ना। भाई HCl का एक हिस्सा था, लेकिन इसको जब हमने विद्युत अपघटित किया तो ये दो हिस्सों में टूट गया, मतलब वहाँ पर कणों की संख्या बढ़ गई। अब तो
अब इस स्थिति में क्या होगा, क्योंकि कणों की संख्या बढ़ गई है तो वहाँ पर जो भी आणविक द्रव्यमान होगा उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को जरूर मिलते हैं। अब ये चेंजेस कैसे होते हैं ये मैं आपको बताऊंगा अभी। फिलहाल हम सेकेंड आया विद्युत अनअपघट्य। अब ये जो विद्युत अनअपघट्य जो होते हैं, विद्युत अनअपघट्य के तनु विलयन खासकर जो देखा जाता है यहाँ पर, जिनकी हम बात करते हैं विद्युत अनअपघट्य के तनु विलयन। तो विद्युत अनअपघट्य के जो तनु विलयन है वो इस तरीके के गुण को प्रदर्शित नहीं करते हैं, मतलब ये अपसामान्य आणविक द्रव्यमान के गुणों को प्रदर्शित नहीं करते हैं। अब ऐसा होता क्यों है, क्योंकि यहाँ पर शब्द लिखा हुआ है अनअपघट्य। भाई जब ये जैसे ये HCl है, ये दो भागों में विभाजित हो गया, लेकिन अनअपघट्य के साथ ये होता है कि वो अपघटित ही नहीं होता, मतलब सिंगल पार वो है, HCl सिंगल है यहाँ पर, तो यदि अनअपघट्य होगा तो वो सिंगल ही रहेगा, वो अपने कंस्टिट्यूएंट्स में या घटकों में विभाजित नहीं होगा, जैसे कि यहाँ पर H+ और Cl- में HCl विभक्त हो गया है। तो ये कहलाते हैं विद्युत अनअपघट्य। अब सामान्य आणविक द्रव्यमान हमें कहाँ देखने मिलेगा, तो अब सामान्य आणविक द्रव्यमान हमें देखने को मिलता है विद्युत अपघट्य में, ना कि विद्युत अनअपघट्य में। अब विद्युत अनअपघट्य में क्यों देखने को नहीं मिलता, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ। और विद्युत अनअपघट्य में भी हमें जो है इनके तनु विलयन लेने हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलें आगे बढ़ते हैं हम अब। अब एक हम अपसामान्य आणविक द्रव्यमान की डेफिनेशन लिख लेते हैं कि डेफिनेशन वाइज इसे हम कैसे लिख सकते हैं। तो इसकी हम एक परिभाषा लिख लेते हैं, मैं इसे फिलहाल रफ कर देता हूँ। इसकी डेफिनेशन हम लिख लें जरा। तो देखिए मैंने परिभाषा लिख दी यहाँ पर। क्या लिखा मैंने कि अणुसंख्यक गुणों में परिवर्तन होने से, अणुसंख्यक है ना, शब्द ही समझ रहे होंगे आप, अणुसंख्यक मतलब अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या में परिवर्तन होने से विलय के आणविक द्रव्यमान में भी विचलन होता है। मतलब यदि अणुओं की संख्या में कोई परिवर्तन होता है, विचलन होता है, तो जो उसका आणविक द्रव्यमान है उसमें भी कहीं ना कहीं कमी या हो सकता है कि घट बढ़, है ना, हो सकता है कमी हो या हो सकता है कि ज़्यादा हो, कुछ भी हो सकता है। तब
इस विचलित आणविक द्रव्यमान को, अब ये जो विचलन हो रहा है आणविक द्रव्यमान में, तो इसी विचलन को हम कहते हैं अपसामान्य आणविक द्रव्यमान। सामान्य क्या है? जो कि एक सामान्य स्थिति में एक तत्व का आणविक द्रव्यमान होगा वो समान होगा, लेकिन यदि कहीं पर कोई उसमें विचलन हो रहा है, अब वो किन्हीं भी कारणों से हो सकता है, तो उसे हम कहेंगे अपसामान्य आणविक द्रव्यमान। बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है। चले, अब ये होता किस वजह से है ना? तो देख लेते हैं हम विचलनों का कारण क्या है भाई। तो अभी अगली हेडिंग होगी हमारी विचलन का कारण, है ना। अब यहां पर हमने देखा कि भाई इन्होंने बोला है कि विचलन होता है। अब आणविक द्रव्यमान में विचलन कैसे हो जाता है, मतलब आप कैसे कह सकते हैं कि विचलन होता है? ठीक है, तो पहला कारण है इसका विलेय के अणुओं का संगुणन। ठीक है, संगुणन से मतलब है कि एसोसिएशन जिसको हम बोलते हैं, जुड़ना। ठीक है, तो विलेय के अणुओं का संगुणन जो है ये अपसामान्य आणविक द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान में विचलन का कारण है। अब कैसे है तो जरा अच्छे से समझिएगा। यहाँ पर होता ये है कि एक हम विलयन तैयार कर रहे हैं। ठीक है, अब हम जब विलयन तैयार करते हैं तो हमारे पास विलायक अलग रखा हुआ है और विलेय अलग रखा हुआ है, लेकिन जैसे ही हम विलायक में विलेय को घोलते हैं तो वहाँ पर जो विलेय के कण हैं वो विलायक के साथ क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, संगुणित हो जाते हैं। अब ऐसे में क्या होगा कि जो विलेय के कणों का जो आणविक द्रव्यमान है या अणु संख्या गुणधर्म है वो हो जाता है परिवर्तित। ठीक है, कैसे हो जाता है परिवर्तित? भाई देखिए क्या है कि कुछ अणु जो है वो विलेय के रहे होंगे, लेकिन वो जब विलायक के साथ मिलते हैं तो एक विलयन तैयार कर लेते हैं, और जो विलयन तैयार होता है वो तो एक ही रूप में होता है, उसमें आपको विलेय के कणों का आता पता तो चलता ही नहीं है। तो वहाँ पर हुआ क्या कि इस टाइप का जो एक सॉल्यूशन बनाया, जो विलयन बना है, उसमें विलेय के जो कण थे उनका जो प्रारंभिक या जो सामान्य आणविक द्रव्यमान था घुलने के बाद जो है वो कुछ कम हो गया है, विलायक के साथ मिलकर वो कुछ कम हो गया है। ये जो विलेय के कण हैं ये विलायक के कणों के साथ जाकर चिपक गए हैं, या कहना चाहिए विलायक के कणों में, विलायक के कणों के साथ संगुणित हो गए हैं, जुड़ गए हैं, जिसके कारण उनका जो वास्तविक मान था वो अब क्या हो गया है, कम हो गया है। ठीक है, ये है, ये कहलाता है विलेय के अणुओं का संगुणन। मतलब जो एक विलयन को हम बनाने वाले हैं उसमें जो विलेय हम घोलने वाले हैं वो विलायक के साथ मिलकर जो है संगुणित हो गए हैं और उनकी संख्या में परिवर्तन हो गया है या उनकी संख्या में कमी आ गई है, कहना चाहिए। ठीक है, तो ये है। अब दूसरा कारण देख लीजिए, यहां पर संगुणन लिखा है, तो दूसरा कारण होगा विलेय के अणुओं का वियोजन। अब भाई वियोजन मतलब अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा कि हम एक विलयन तैयार करने वाले हैं। अब विलयन तैयार करने के लिए जो हम विलेय उसमें घोलने वाले हैं विलयन में, हो सकता है कि वो एक यौगिक फॉर्म में हो, वो एक यौगिक के रूप में हो, जैसे कि मैंने आपसे HCl का उदाहरण लिया था। अब जब हमारे पास विलायक कुछ और है, हो सकता है कि जल हो विलायक या कोई दूसरा अध्रुवीय विलायक हो। जब हम HCl विलेय है ये को इसमें मिक्स करते हैं, विलायक में मिक्स करते हैं, विलायक क्या है अभी हम यहाँ पर कन्फर्मली कुछ नहीं कह सकते, हो सकता है जल हो या हो सकता है कोई और अध्रुवीय विलायक जिसके साथ ये घुल जाए। तो जब हम HCl को इसमें घोलते हैं तो ये जो HCl है ये H+ और Cl- आयनों में टूट जाता है, मतलब इसका वियोजन हो जाता है। तो उससे हुआ क्या कि भाई
HCl तो सिंगल रूप में है, लेकिन जब ये यहाँ पर आया तो क्या हुआ, इसका विद्युत अपघटन हुआ और ये एक हिस्सा जो था ये दो हिस्सों में विभक्त हो गया। तो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर जो हमारा विलेय है ये क्योंकि वियोजित हो रहा है विलायक में घोलने के बाद, तो वियोजन के कारण, क्योंकि एक कण दो कणों में विभक्त होगा, तो वियोजन के पश्चात यहाँ पर जो अणुसंख्यक गुणधर्म है वो कुछ इस तरीके से परिवर्तित होगा कि यहाँ पर कणों की संख्या बढ़ जाएगी। यदि ये एक कण घुलता तो सामान्य रहती, लेकिन ये एक की जगह दो हो रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, अणुसंख्या गुणधर्म में परिवर्तन होगा और अणु या कणों की संख्या जो है वो बढ़ जाएगी। जबकि यहाँ पर क्या हो रहा था, संगुणन में विलेय के कण अलग अलग हैं, विलायक के कण अलग अलग हैं, तो कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन हुआ क्या कि जो विलेय के कण थे वो जाकर विलायक के कणों के साथ मिल गए, तो यहाँ पर अणुसंख्या गुणधर्म में तो परिवर्तन हुआ ही हुआ, लेकिन साथ में जो कुल कणों की संख्या जो होनी चाहिए हमारे पास वो कम हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ है संगुणन और वियोजन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, हम इसी से रिलेटेड चीज़ों के बारे में आगे बात कर लेते हैं। अब देखिए, ये अभी तक थोड़ी सी हमने थ्योरी पढ़ी थी। अब अणुसंख्यक गुण और आणविक द्रव्यमान में क्या कोई संबंध हो सकता है ना? तो क्या संबंध होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो अणुसंख्यक गुण है वो विलेय के, इसको मैं रफ नहीं करता हूँ, इसको लिख लेने देता हूँ, ध्यान से समझिएगा। जो अणुसंख्यक गुण है विलेय के आणविक द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। बिल्कुल सिंपल सी भाषा में मैंने लिखा है यहाँ पे कि यहाँ पे जो अणुसंख्यक गुण है, मतलब अणुओं की जो संख्या है, वो विलेय के आणविक द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होती। मतलब कि आणविक द्रव्यमान यदि अधिक है तो अणुसंख्यक गुण जो है वो कम हो जाएगा, यदि आणविक द्रव्यमान कम है तो अणुसंख्यक गुण जो है वो अधिक हो जाएगा। या उल्टा बोल सकते हैं कि अणुसंख्यक गुण यदि ज़्यादा है तो आणविक द्रव्यमान कम होगा, ये कम है तो ये ज़्यादा होगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि व्युत्क्रम है, व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, अब इसका यूज़ हम इन दोनों में करके देखें जरा। तो देखिए, मैंने क्या कहा था इसमें कि अणुओं का संगुणन हो जाता है, मतलब अणु जो है वो मिक्स हो जाते हैं किसके साथ, विलायक के साथ। अब तो उससे क्या होगा, तो भाई उससे होगा ये कि क्योंकि वो मिक्स हो रहे हैं तो वहाँ पर जो आणविक द्रव्यमान है ना, तो यहाँ पर हमने देखा कि भाई अणुसंख्यक गुण विलेय के आणविक द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अच्छा, अब इसका इन दोनों के साथ क्या रिलेशन है, तो देखिएगा, जब विलेय के अणुओं का संगुणन होता है तो जो आणविक द्रव्यमान है ना, आणविक द्रव्यमान बढ़ जाता है। कौन सा वाला आणविक द्रव्यमान, सामान्य आणविक द्रव्यमान। अब सामान्य आणविक द्रव्यमान यदि बढ़ता है तो जो मिलने वाला आणविक द्रव्यमान है ना, कौन सा वाला, अणुसंख्यक गुण में जो हमें मिलने वाला आणविक द्रव्यमान है वो जो है कम हो जाएगा। बड़ी सिंपल सी बात है ना। तो इसके लिए कंक्लूजन क्या निकल कर आता है, इसके लिए कंक्लूजन निकल कर आएगा भाई कि संगुणन में प्रेक्षित आणविक द्रव्यमान सामान्य आणविक द्रव्यमान से कम होता है।
अब क्यों कम होता है? सिंपल सी कंडीशन है, क्योंकि हमें पता है कि जो अणुसंख्यक गुण है विलेय के आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान मतलब सामान्य आणविक द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो सामान्य आणविक द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती है, तो यदि ये अधिक है इस कंडीशन में तो सीधी सी बात है ये हो जाएगा कम, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था। अब देखिए विलेय के अणुओं का वियोजन जब होता है, तो विलेय के अणुओं का वियोजन जब होता है तो ये जो आणविक सामान्य आणविक द्रव्यमान है वो हो जाता है कम। तो अपन क्या लिखेंगे? वियोजन में प्रेक्षित आणविक द्रव्यमान सामान्य आणविक द्रव्यमान से अधिक होता है। बड़ी सिंपल सी बात है, ये हमने इतना जो है ये चीज़ हमने देख ली। अब ये सारा कुछ जो है ये अब सामान्य आणविक द्रव्यमान के अंतर्गत आता है। अब सामान्य आणविक द्रव्यमान क्या होता है ये आपने देखा। अब हम अपने इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर आते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसे कहते हैं हम वांट हाफ घटक। अब वांट हाफ घटक का यूज़ कहाँ होता है? तो देखिए वांट हाफ जो थे उन्होंने एक घटक आई करके, स्मॉल आई, उन्होंने एक घटक दिया। चलिए मैं लिख लूँ, पहले थोड़ा सा हेडिंग डाल दूँ, पर उसके बाद उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए वांट हाफ ने, जो वांट हाफ साइंटिस्ट हैं, इन्होंने ही एक घटक दिया। अब ये घटक दिया क्यों? तो ये घटक इन्होंने किसी विलयन में वियोजन और संगुणन निकालने के लिए, ज्ञात करने के लिए कि कितना वियोजन या कितना संगुणन हो रहा है जब किसी हम विलेय को विलायक में घोलते हैं, उसे ज्ञात करने के लिए इन्होंने एक घटक दिया, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? वांट हाफ घटक के नाम से। तो भाई सन 1886 में वांट हाफ नामक साइंटिस्ट जो थे, इन्होंने एक घटक दिया जिसे हम आई अक्षर से डिनोट करते हैं। इसे ही बोला जाता है वांट हाफ घटक। और ये जो है इसका यूज़ कहाँ होता है? तो इसका यूज़ होता है विलयन में संगुणन अथवा वियोजन की सीमा ज्ञात करने के लिए। ठीक, सिंपल सी बात है कि वांट हाफ थे, वांट हाफ ने जो है एक ऐसा घटक बनाया जिससे कि हम एक विलयन में, जो विलय हम बोल रहे हैं उसका कितना संगुणन हुआ है या कितना वियोजन हुआ है उसकी सीमा को ज्ञात कर सकते हैं। अब इसका सूत्र क्या होता है? क्योंकि भाई ज्ञात करने की बात आती है तो सीधी सी बात है कि एक ही चीज़ जब ध्यान में आती है तो कोई सूत्र होगा ऐसा। तो सूत्र है आई इज इक्वल्स टू सामान्य आणविक द्रव्यमान बटे प्रेक्षित आणविक द्रव्यमान। अब आप देखिए ये है भाई, अब ये तो हमने देख लिया कि वांट हाफ घटक यानी आई बराबर होता है सामान्य आणविक द्रव्यमान बटे प्रेक्षित आणविक द्रव्यमान, जो कि मैंने अभी आपको जस्ट कुछ मिनट पहले समझाया था कि ये सामान्य और प्रेक्षित क्या होता है, उसका कहाँ पर कैसा यूज़ है मैंने बताया था आपसे। अब देखिए होगा क्या कि संगुणन और वियोजन ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। हमने देखा था कि संगुणन, पहले हम संगुणन के लिए बात कर लें, पहले हम संगुणन के लिए बात कर लेते हैं।
संगुणन के लिए अब देखिए, संगुणन के लिए क्योंकि प्रेक्षित आणविक द्रव्यमान का मान अधिक होता है प्रेक्षित बड़ा होता है सामान्य आणविक द्रव्यमान से, अतः यहाँ पर देखिए ये वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू छोटी है, तो ये जो I का मान हमें मिलता है, ये I का मान जो है, ये छोटी वैल्यू है, ये बड़ी वैल्यू है, तो ये I जो है ये 1 से होता है छोटा। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू इससे कम है ना। मान लो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो आप जब डिवाइड करेंगे तो ये ऑलरेडी 1 से कम आएगी। इस वजह से यहाँ पर जब संगुणन की क्रिया होती है तो संगुणन में जो है I का मान 1 से कम होता है। लेकिन जब हम वियोजन की बात करते हैं तो चूंकि वियोजन में प्रेक्षित आणविक द्रव्यमान जो है ये छोटा होता है सामान्य आणविक द्रव्यमान से, ये वैल्यू इससे छोटी है, मतलब इधर 3 है इधर 2 है, तो आप जब डिवाइड करेंगे तो आपको डायरेक्टली वहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी वो 1 से बड़ी मिलेगी। आप खुद ही देख रहे हैं आप। तो इस वजह से यहाँ पर जो I होता है ये 1 से बड़ा होता है, मतलब ये वॉन हाफ घटक का मान है ये संयोजन के लिए 1 से छोटा और वियोजन के लिए 1 से बड़ा होता है। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें हमने जो है कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात की और लगभग हमने सेकंड चैप्टर का फिनिश कर लिया है और अगले चैप्टर की तरफ हम अब बढ़ने वाले हैं। तो इतना जो है बहुत अच्छे से ध्यान रखें, कहीं पर कोई आपको चीज़ समझ में नहीं आती है तो ज़रूर आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। घर पर रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।